ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? What we are doing right now? Okay, I think we have to start a new chapter today. So we will do a new chapter today. New chapter कौन सा था? मैंने कौन सा बताया था? Which one I will start today? The rise of nationalism in Europe. Okay, we will start. We will do today the rise of nationalism in Europe. Okay, switch on your cameras, everyone. Switch on your cameras, everyone. Sir, I am using desktop. I don't have a webcam. Okay, make sure in next class you have a buy a webcam. है ना? You will have Okay, a sir. webcam. For sure, I will have it in next class. Okay. बाकी लोग अपने स्विच ऑन करिए कैमरा. हिमांशु, साहिल, अदिति, हिमानी, नमन, पोखरियाल. जो काम दिया था वो काम आप लोगों ने किया. आई थिंक पिछली क्लास में फेडरलिज्म में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था. तो फेडरलिज्म सभी ने तैयार कर लिया है. साहिल, am I audible to you? Am I audible Yes, to sir. all? आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. इसमें Yes, sir. तो जो कहा है वो करिए. Why you all are so late? Be prompt. फटाफट. नमन, can you hear me? Yes, sir. चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं. ये फेडरलिज्म कंप्लीट हो गया. नेशनलिज्म इन यूरोप. तो नेशनलिज्म इन यूरोप आप सभी ने कर लिया है चैप्टर स्कूल में. ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया है आपने? स्कूल में नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. यस सर. ओके, आपको आता है ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का? ज्योति, अदिति गर्ग, Yes, sir. नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया है आपने? सर क्लास में हो गया हूँ. आपको आता है ये चैप्टर? सर इतना नहीं आता. साहिल, ये सर क्लास में हो गया. रिवीजन करना है. ओके. हिमानी, आप बताइए. ये सर क्लास में तो हो गया बट अभी क्लियर नहीं है उतना. उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी. चलिए ठीक. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. आई होप कि आपने फेडरलिज्म पढ़ा होगा. ठीक है. एंड आप पढ़ेंगे तभी तो आप एनटीएससी क्लियर करेंगे, है ना? अगर नहीं पढ़ेंगे तो यू विल बी इन प्रॉब्लम. तो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. दिस इज अनदर इशू बिकॉज यू ऑल आर लेट. ओके, सो आई कैन नॉट गिव यू एनफ टाइम. I hope that you all are doing well. You all are preparing yourself. You are laborious. I just expect this. ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते हैं. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम देखेंगे ओवरऑल यूरोप में कैसे पहले अर्ली मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करती थी. ठीक है? मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर जब थी तो वो क्या हो गई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेज हो गई. मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर में एक से ज़्यादा डायनेस्टी क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी. मल्टी नेशन एम्पायर भी हुआ करते थे. तो मल्टी नेशन एम्पायर में आप देखोगे एक से ज़्यादा आज के डेट में इंडिपेंडेंट नेशंस जो हैं, पहले एक
जो है पैचवर्क थे, एक अंपायर में वो एक पैचवर्क थे। पैचवर्क हियर मीन्स कि उनको एक सबको क्लब करके एक ही अंपायर में रखा जाता था, ठीक है। डिफरेंट नेशन व पैचवर्क ऑफ सेम अंपायर, ठीक है। तो वो पैचवर्क था, उसी में सब एक साथ रहते थे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन फिलोसोफर लाइक जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, जीन जैकस रूसो, ठीक है, इन लोगों ने अपने फिलोसफीज दी, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। पीपल अराउंड द ग्लोब, पर्टिकुलरली इन यूरोप, वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट गिवन अप बाय फिलोसफर्स। और फिर धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आनी शुरू हो गई, पर्टिकुलरली फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। अ बिग ड्रामेटिक चेंज वी कैन नोटिस फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे वही 19th सेंचुरी से जो है कि हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि लेट 18th सेंचुरी की भी डिस्कशन है, where we can notice the revolution of France, the French Revolution, and I know that you all have studied well. You all had done well in your ninth school, है ना? I think सभी का क्लियर है फ्रेंच रेवोल्यूशन ना? Yes, sir. Okay, Anurag, good, you Yes, answered. Okay, तो Yes, sir. साहिल, आप बता सकते हैं what was the main aim of the Constitution of 1991? साहिल, सर एक बार रिपीट करना। what Hello? was the aim of Hello, the sir. Constitution of 1791? Yes, Constitution of 1791 का क्या मेन एम था? This is what I am asking. नेशनल असेंबली। चलिए अनुराग बताइए। अनुराग, Constitution. हिमानी, नमन पोखरिया, नमन, कोई बच्चा ऐसा है जिसको आंसर आता है इसमें से? Any student who know the answer? चलिए, नहीं मालूम है। तो the ultimate goal of the Constitution of 1791 was to limit the power of monarch. Monarch के पावर को क्या करना? लिमिट करना। So here also you will find that the concept of French Revolution has been there, has been included. Okay, and that French Revolution did a dramatic impact throughout the globe, particularly in Europe. तो जब ये नया कंसेप्ट आया तो पूरे यूरोप में क्या हुआ? चेंजेस आने लगा, ठीक है। लोगों ने एक्सेप्ट किया जैकोबिन्स क्लब, ठीक है, आइडिया ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया था। और ये फ्रांस के बाद धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज में भी क्या मिला, नेबरिंग टेरिटरीज में भी एक्सपैंड होने लगा। तो ये आप पढ़ोगे, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसी के बाद धीरे धीरे जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर, नेशनलिस्ट ने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जब करते हैं इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है फेडरिक सोरियो की पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ फेडरिक सोरियो। आप सभी ने नाम सुना है ना, फेडरिक सोरियो? Yes, sir. He has made 4 paintings. हाँ, तो फेडरिक सोरियो की पेंटिंग है। ओके, तो फेडरिक सोरियो की पेंटिंग पे हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। और वहाँ पे देखोगे उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से एक का डिस्कशन किया गया है। और इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओके, खड़ी हैं और नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एक तरफ से आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। क्या दे रहे हैं? ट्रिब्यूट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और वो उनके पोशाक अलग हैं, देयर कॉस्ट्यूम्स, देयर नेशनल फ्लैग इज डिफरेंट। हम लोग इस पेंटिंग को ही ओवरऑल क्या करेंगे, समझेंगे,
जो कि आपके बुक में जितना रिटन है उतना ही। तो फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। कैसे आर्टिस्ट हैं? फ्रेंच आर्टिस्ट। तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और इन्होंने, आप सभी के पास बुक है? यस सर। मेक श्योर सभी के पास हिस्ट्री की बुक इस समय होनी चाहिए, ठीक है? यू ऑल शुड ऑल हैव, everybody should have a book of history right now with him or her. तो फ्रेडरिक सोरियो ने सोशल और डेमोक्रेट्स, ठीक है, कंसेप्ट पे इन्होंने वर्ल्ड को देखा और इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड, हालांकि उस समय ऐसा था नहीं, बट इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इन कमिंग डेज वर्ल्ड विल अपीयर लाइक दिस। द नेशन स्टेट इज अ वेरी ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और उन्होंने जब 1848 में ये पेंटिंग बनाई तो उन्होंने इस वर्ल्ड को इसी तरीके से व्यू किया, ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये उनका ड्रीम था। ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बेसिस पे उनका क्या बने, ये वर्ल्ड बने। समझ में आई बात? देखो बस ये बुक देखते रहिए, इसको ये सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पे नोट्स बनाइएगा आप लोग, जो भी कहूँगा अंडरलाइन कर दीजिए, उसको अंडरलाइन करिएगा, नोट्स बनाइएगा और मेल आउट कीजिए, ठीक है? यू नो माई ईमेल आईडी। तो इसमें से सबसे जो 4 प्रिंट बने थे उसमें से पहले प्रिंट के बारे में डिस्कशन है। अब इसमें देखोगे इस प्रिंट में जो अगर ये मैप वो बुक दिख रही होगी, बुक दिख रही है सभी को, आप सभी को? नो सर, अभी आपने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की है। ओ सॉरी तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? यस सर। आप दिख रहा होगा आई थिंक। यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे देखो, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने देखो कैसे लोग एक लाइन लगा के कतार, कर्सर देखते रहो आप, इस तरीके से ऐसे लाइन लगा के कतार में लोग आ रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट कॉस्ट्यूम एंड नेशनल फ्लैग। उनके अपने सबके नेशनल फ्लैग क्या अलग अलग हैं, ओके। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऊपर से भगवान है, एंड भगवान मीन्स क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, वो खड़े हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है। वो भाईचारा देख के लोगों के बीच में बहुत खुश हैं। आप देखो फ्रेटर्निटी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला टाइप में है। तो यहाँ पे यही वर्ड, यस। तो यहाँ पे इस प्रिंट में ये दिखाना चाहते हैं कि हर जो है नेशन के लोग, पर्टिकुलरली यूरोप के और अमेरिका के लोग आ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देखोगे एक विमेन फिगर है, ठीक है। और विमेन फिगर आपने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा ही है, या फीमेल फिगर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, सिंबल्स वगैरह पढ़े थे ना, ब्रोकन चेन, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा वहाँ पे रेड कैप, आई विद इन अ ट्रायंगल, है ना, वो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ पे आपने देखा होगा लॉ टैबलेट, जहाँ पे आपने एक विमेन देखा होगा जिसकी विंग है, ठीक है, विंग्ड विमेन। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी तरह इस तरह की विमेन एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, बट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि वहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे भी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसी तरीके से दिखाया जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आप देखोगे उनके एक हाथ पे राइट्स और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, और दूसरे में आपके टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है। तो लोग आते हैं और लोग उनको ट्रिब्यूट देते हैं। उनके सराउंडिंग्स में, ठीक है, उनके सराउंडिंग्स में शैटर्ड इमेज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है। क्या आपने से कोई इस वर्ड को क्लैरिफाई कर सकता है कि क्या मतलब होता है शैटर्ड इमेजेस और शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट या सिंबल्स ऑफ? सर मतलब मोनार्की और ऑटोक्रेसी को हटा के लोगों ने लाइक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया है। ओके, तो अब ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, ऑटोक्रेटिक, व्हाट इज द डिफरेंस between absolutist, autocratic, monarchy, dictatorship, despotism, single party? Sir, they are all same.
तो दे ऑल आर सेम, ठीक है। मीन्स थ्री काइंड्स ऑफ पावर, मेनली थ्री काइंड्स ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, these all three kinds of power lies in the hands of one, okay। so यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो रिमेन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, जमीनों पे बिखरे पड़े हैं, लोग उनसे अपने पैरों से कुचल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ओवरऑल ये विजन था सोरियो का, इट वाज एन यूटोपियन विजन, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटोपियन विजन। तो यूटोपियन विजन एक ऐसी विजन होती है सोसाइटी की, पर्टिकुलरली यहाँ के रेफरेंस से हम पढ़ रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी की विजन जो कि अनलाइकली टू एग्जिस्ट, ठीक है, व्हिच इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट यूटोपियन विजन इज, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर आ गई। हाँ, अब हम किसी को कोई डाउट जो भी बताया है? नो सर। हाँ, अब इस कतार में जब एक कतार में लोग निकल रहे हैं तो उसमें देखोगे सबसे पहले आपको यूनाइटेड स्टेट्स, फिर स्विट्जरलैंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब पास करते हैं, ठीक है। अब उस समय के वो उन्होंने बनाया तो है, ये सब नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में है, बट इस समय यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड एक नेशन स्टेट बन चुके थे, फ्रांस जो है कि बन चुका था, ठीक है, बनने ही वाला है, ठीक है, और स्टेटस पे, हाँ, स्टैचू पे पहुंच चुका है वो। और जर्मनी जो कि ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग पहने हैं, मतलब बेयर कर रहा है, वो उस समय नेशन स्टेट नहीं था, बट सोरियो ने उनको मान लिया कि इन कमिंग डेज जर्मनी विल आल्सो बिकम अ नेशन स्टेट, ठीक है। जर्मनी भी एक नेशन स्टेट बनेगा और जो है कि एक नेशन के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है। जब इन्होंने पेंटिंग बनाई तब था नहीं वो नेशन स्टेट, ठीक है, यूनिफाइड नहीं था जर्मन स्पीकिंग जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज थी। तो उसके बाद जो कतार था, पहले आपने पढ़ा यूएसए, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर आपका ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। ऊपर से जो हेवन है उस पे से क्राइस्ट भी देख के बहुत खुश हुए कि लोगों, एंजल्स को देख के बहुत खुश हैं कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी, भाईचारा है, ठीक है, लोगों के बीच में, बिटवीन द नेशन, अमंग द नेशन स्टेट्स, ठीक है। वो देखकर ये क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो दिस इज व्हाट एन यूटोपियन विजन मेड आउट बाय फ्रेडरिक सोरियो इन द ईयर 1948, ठीक है, इन व्हिच ही एक्सप्लेन्ड दैट he just tried to give a message to the entire world that this is the very truth of the society which will come in years, okay, which is yet to come in civilization. I think there is a disturbance, okay, someone has a disturbance in his or her background. Switch off your mic, okay, mute yourself. समझ में आया है ये ओवरऑल कंसेप्ट सभी को? क्लियर है? यस सर। यस सर। सर कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है। चलिए, अब इसमें देखोगे आपके नेशन स्टेट जब ये बनने की प्रक्रिया थी, ठीक है, अब इसमें नेशन स्टेट होता गया। पहले तो नेशन स्टेट था नहीं, पहले मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, एम्परर्स थे, किंग्स थे। तो एम्परर थे, किंग्स थे, तो वो क्या करते थे, बहुत सारे टेरिटरी को एक्वायर करके रखते थे, टेरिटरीज को क्या करके रखते थे, एक्वायर करके रखते थे, और उसी टेरिटरी, नंबर ऑफ टेरिटरीज को वो रूल करते थे। अब उस टेरिटरीज में आप देखोगे कि अगर सपोज टेरिटरी ए बी सी डी है, तो उस टेरिटरी ए बी सी डी में, ठीक है, डिफरेंट टेरिटरीज, और डिफरेंट टेरिटरीज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग भाषा के ऊपर मैंने टेरिटरी बनाई है, ठीक है। अब वो ओवरऑल मोनार्की का भी अपना एक टेरिटरी है, ठीक है, एम्पायर का भी एक अपना टेरिटरी है। तो उसी में सब टेरिटरी में आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो बनाएंगे, तो अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान। तो यहाँ पे लोगों के बीच में कोई सिमिलैरिटी थी नहीं, उन लोगों के बीच में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी थी कि उनका एम्परर क्या है, सेम है, अदरवाइज दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जब ये नेशन स्टेट आया तो इससे पहले मॉडर्न स्टेट आया, ठीक है। नेशन स्टेट से पहले क्या आया, मॉडर्न स्टेट। तो ये मॉडर्न स्टेट क्या है और नेशन स्टेट क्या है, ये हम यहाँ पे अभी देखेंगे, ओके। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी रीडिंग भी करते हैं। कैन एनीवन रीड ओवर हियर?
overall thing. Yes, sir, I can read. Right. Hello. Start from 1848. Mary. Okay, sir. Okay, इसके बाद In आप 1848, साहिल के बाद आप रीड कर लीजिएगा. क्या नाम है आपका? Aryan. आर्यन. Okay. so may I start? Yes. In 1848, Frederick Soreau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand Underline all this. and the Charter of Rights of Man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Soreau's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. Underline. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. France, identifiable by revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red, and gold flag. Underline. Interestingly, at the time when Soreau created his image, the German peoples did not yet exist as a United Nations. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German people are the peoples of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. This chapter will deal with me. Wait. Is this clear? Did I explain all these things? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about the rest? I want Sir, to. I just wanted to know what does this line mean. Like, the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation under a democratic constitution. Yes. So German people did not yet exist as an united nation. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जब उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई थी. और वो जो फ्लैग यहाँ पे बनाया है इन्होंने जो फ्लैग लेके मार्च कर रहे हैं, वो एक लिबरल होप्स को दिखा रहा है कि इन कमिंग डेज दे विल यूनिफाई. ठीक है, वो 1848 में ये जो होप था, फ्लैग क्या शो कर रहा है, इज अ काइंड ऑफ होप. ठीक है, कि वी विल बिकम अ वन नेशन स्टेट जिसका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ओके सर. ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. बाकी बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. Yes, sir. आ रहा है. बाकी Yes, बाकी sir. नहीं. Sir, आ रहा है. मैं हिमानी, ज्योति और अदिति, Yes, इन sir. लोगों की आवाज नहीं आ रही है. यस सर. तो नेक्स्ट है, अब इसमें देखोगे नेशन स्टेट की बातें हमने यहाँ पे की है. ओके, तो नेशन स्टेट में वेट फॉर अ व्हाइल. तो पहले क्या था कि जो है मॉडर्न स्टेट. ठीक है, मॉडर्न स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. मॉडर्न स्टेट फिर नेशन स्टेट. तो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो रहे थे. तो मॉडर्न स्टेट अगर आप देखो तो कुछ मॉडर्निटी की अगर बात करें तो मॉडर्न स्टेट में एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ वर्किंग था, जो कि एक वेल डिफाइंड टेरिटरी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है सेंट्रली. ठीक है, सेंट्रली वो क्या कर रहा है, वेल डिफाइंड टेरिटरी में काम कर रहा है और बाकी सब यूनिट्स वगैरह नहीं. ओके, तो मॉडर्न स्टेट था. थोड़े बहुत जो है पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह लाके एक मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश. नेशन स्टेट मॉडर्न के अलावा क्या था, एक जो है नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे लोग, सिटीजन्स और वहां के रूलर, ठीक है, अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी में बांध लेते हैं. ठीक है, दे हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर. ठीक है, तो वहां पे नेशन स्टेट आ जाता है जहां पे किंग या रूलर या और उसके सिटीजन्स सब एक कॉमन आइडेंटिटी और
हीरोइक, हिस्टोरिकल, पास्ट, इन सबको याद रखते हैं और समझ के एक वेल डिफाइंड टेरिटरी में क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड टेरिटरी में क्या करते हैं, वो रूल करते हैं। रूल तो कर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज नेशन स्टेट। इफ अ क्वेश्चन लाइक कम्स इन योर एग्जामिनेशन, यू विल राइट a nation state was one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This will be the answer. अगर आता है तो यही आंसर होगा। Is this clear? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हम लोग यही देखेंगे कैसे नेशन स्टेट एमर्ज होके आता है। आई थिंक दिस लाइन यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, है ना। इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। यहाँ पे एक टर्म है प्लेबिसाइड, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन 1 मार्क्स। ठीक है, तो प्लेबिसाइड क्या होता है, देखो देयर आर टू थिंग्स, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर क्लास 9th एग्जाम, Yes, sir. है ना, क्लास 9th इन जनरल परवेज मुशर्रफ केस। ओके, रेफरेंडम, ही टुक अ रेफरेंडम। So a referendum is a kind of is an example of a direct democracy. Okay, so in which a proposal is given out and people are asked to vote in yes or no. So both are same. Referendum and plebiscite both are same. Okay, so आप में से सभी ने कहा, अभी मैंने पढ़ा है। So what is the difference between referendum and plebiscite? A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. ये सेम चीज आपने रेफरेंडम में पढ़ी थी, ये सेम चीज आप प्लेबिसाइड में पढ़ रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। साहिल, आई होप यू विल आंसर। Those who have studied should be in a position to answer this question. It's very easy. It's very easy. Okay, referendum. The outcomes of referendum is binding on government, but the outcomes of plebiscite is not binding. Okay, this is the major difference between the two. Okay, the outcomes is binding on the government, and the outcomes of plebiscite is not binding on the government. Okay. Sir, binding, like, किस sense में binding? Binding in the sense, if a proposal comes and it is against the will of the government, and government will have to accept that proposal. I mean, suppose a referendum took place where Pravesh Musharraf wants to extend its power or extend its tenure. Okay, if a referendum outcome is not in favor of Parvez Musharraf thinking, it means कि अगर उनको, if Parvez Musharraf got no, Parvez Musharraf will have to follow or will have to accept this no. Okay, so it will be binding. But in case of plebiscite it is not binding. Yes, if you want yes, if answer is no, okay, go ahead, that doesn't matter. Okay, I will go with yes. I just want to know that what people are thinking, what people want. Okay, so these are the basic, this is the basic difference between the two. Okay, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, So, sir. now the next Yes. one, French Revolution. As I told you earlier also, that French Revolution will have an impact on the overall rise of nationalism in Europe. Okay, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अर्नेस्ट रेनन भी हैं, इन्होंने भी बताया व्हाट इज नेशन। तो इनके हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, sacrifice and devotion, a heroic past, great men glory, that is the source of capital upon which one bases a national idea. ठीक है, ओके, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एंड यू विल राइट दिस थिंग। समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now the next one is French Revolution. So French Revolution, before I start, okay, do anyone have a central idea of French Revolution? Yes, sir. बताइए।
सर एक इंसिडेंट था, द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल. इट took place on 14th of July 1789, and there were several reasons for the French Revolution. One being the disparities within the society, division of society into three classes, and the heavy taxes paid by the most poor class. ठीक है. The French Revolution, you know that monarch was very autocratic. ठीक है. The situation was very grim when he came to power. Okay, and people were having a lot of problem at that time, particularly related to bread. It was. So what happened over a period of time? A revolution occurred. Okay, a number of events occurred, which ultimately, okay, counted as a revolution. और सबसे इम्पोर्टेंट है 1789 का. 1789 को ही कंसिडर किया गया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, उस समय जो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक मोनार्की. हाँ, 1789 में. फिर उसके बाद इन द ईयर 1792 इट बिकम अ रिपब्लिक. फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मोनार्की हट जाती है, डेमोक्रेसी आती है, रिपब्लिक का कंसेप्ट आता है. Okay, so this is a very new concept. This was not known in Europe, okay, or the rest of the world. Though it was known for Americans. Americans already had their own the American War of Independence in 1776. Okay, so it was very new thing. ठीक है, in Europe. But यूरोप में आप जानते हो ना, number of countries are there. फ्रांस उसमें से एक था. Yes, sir. Germany. हाँ, तो it helped, it inspired all the people living over there. तो हुआ क्या, पहले एक बार ये भी तो सुन लो. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद लोगों को जो है ली सिटुएन, ला पैट्री, ली सिटुएन. ठीक है, ये कंसेप्ट है. ला पैट्री मीन्स फादरलैंड. जैसे हम अपने लैंड को क्या बुलाते हैं, मदरलैंड बुलाते हैं, वो फादरलैंड बुलाते थे. ली सिटुएन सिटीजन्स को रिलेट करता था. हाइम्स वर क्रिएटेड इन द नेम ऑफ नेशन. सब कुछ नेशन के नाम. नेशन सबसे पहले अगर देखा जाए यूरोप में तो इट वाज फ्रांस हु बिकेम अ नेशन स्टेट. ठीक है, और जहां से ये इमर्ज हुआ कंसेप्ट नेशन स्टेट का, और इट इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड वर्ल्ड. ठीक है, साइमल्टेनियसली. फिर यहाँ पे फिर उसके बाद हाइम्स वर क्रिएटेड, नेशनल असेंबली, जनरली स्टेट्स. ओके, और फिर उसके बाद ये भी आपने देखा कैसे इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे. और फिर आपने वहाँ पे सोल्जर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन. करेंसीज रिड्यूस हो गई. फिर उसका कॉमन करेंसी फ्रेंच वाज यूज्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिप्लोमेसी. ठीक है, और वेट एंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपेंड इन फ्रांस. ठीक है, एंड दैट मेक पीपल अराउंड यूरोप, ठीक है, फील डिफरेंटली. दैट मीन्स इट इन्फ्लुएंस्ड पीपल living in rest of the Europe, that whatever things are going on in France, it's a good one. We should also have that kind of government or that kind of thinking. Okay, then only we can develop. Okay, so it's about feeling which France gave to the people of Europe. Okay, feeling means a feeling of nation state. What was that feeling? That feeling was of a nation state. तो nationalist in France took it. जो फ्रांस के nationalist थे, उन्होंने क्या किया? They took as their responsibility to spread the very idea of nation throughout the Europe. और उन्होंने फिर जो है कि अलग अलग जगहों पे जाने लगे और नेशनल लोग वहाँ पे जैकोबिन्स क्लब, ठीक है, जैकोबिन्स क्लब जैसे कई सारे क्लब्स बनने लगे, वहाँ पे जाने लगे और नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में हेल्प करने लगे. और आप जानते हो कि जैकोबिन्स, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, आई थिंक यू नो रॉबस्पियर के बारे में आपने पढ़ा है. Yes, sir. और मिडिल क्लासेस, अब ये सारी चीजें करने में, सोसाइटी को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? मिडिल क्लास पीपल का. ठीक है, मिडिल क्लास पीपल एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस. आपने पढ़ा होगा 9th में, आई होप. तो यहाँ पे भी मिडिल क्लास पीपल ही ने ऐसा किया था. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल, ठीक है, टीचर्स. तो ये सब मिलके क्या करते हैं? सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं. और ऐसे ही जैकोबिन्स लाइक क्लब बनाते हैं, नेशनलिस्ट को वेलकम करते हैं, आर्मी को वेलकम करते हैं. ओके, तो इस तरीके से चीजें होती हैं एक के बाद एक. समझ में आया? Yes, sir. सभी को? Yes. Yes. बाकी बच्चे बताओ. Yes, sir. Yes, जो भी मैं sir. बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Sure, sir. Okay, only one student is speaking confidently. I don't know what happened to the rest of the
You all are not as confident as he is. What's your name, बेटा? क्या नाम है आपका? Aryan. आर्यन. चलो गुड. बाकी बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now who will read? After Sahil, who said yes, I will read. Married. Continue. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty Underline. from monarchy to the body of the French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. The ideas of lay party, that is the Underline. Can be lay, asked in your NTSC examination. and lay citoyen, that is citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new French titular was chosen to replace the former royal standard. The States General was elected by the body of active Underline citizens. all these things. Underline all these things. A question can come in your examination that how you can elaborate that French Revolution inspired the feeling of nation state or inspired the people around Europe. The States General was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths were taken, and marriages commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in the place and is formulated uniform laws for all citizens to Underline the all this. internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures were adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. The ठीक है, revolutionary लिख लिया सभी ने? सभी ने Yes, इसको sir. मतलब लिख लिया गया. सॉरी, अंडरलाइन कर लिया. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay, good. चलो continue. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people. अच्छा, तुम इसी को देख के पढ़ रहे हो? Continue. आर्यन, The net issue आ रहा है. continue. Network issue. Screen blink Okay. कर रहा है. कोई बात नहीं. Who will read? Who will continue this? I can, sir. Sahil, I think you did it, na? Anyone Yes, else? Aditi? Aditi, good. Sir, there are some connectivity problems, so you would not be able to listen me rightly. But I am listening you correctly right now. Go ahead, Aditi. Aditi, are you there? The second one, what's her name? Jyoti. Yes, sir. बेटा आप पढ़ सकते हो क्या? Yes. Thanks. पढ़िए. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland to Belgium, Switzerland, and much of Italy. In the 1790s, with the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism along. ठीक है. वेट. तो आई थिंक ये वाला पोर्शन सभी को क्लियर होगा किस तरीके से डिफरेंट सिटीज में जाते हैं फ्रेंच पीपल, ठीक है, फ्रांस के लोग, ठीक है, और किस तरीके से जैकोबिन क्लब्स बनता है. ये भी मैंने शायद डिस्कस किया ही है अभी.
जब मैं पढ़ा रहा था, बता दिया है ना, देखो कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। इसमें बस होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्रेंच आर्मी मूव्स करती हैं और यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश करती हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. अब इसमें जो नेक्स्ट थिंग क्या है विच यू नीड टू नो, नेक्स्ट थिंग इज द नेपोलियनिक कोड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, वेदर इट इज NTSC और CBSE, ठीक है, फॉर बोथ एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो if Napoleonic Civil Code or Civil Code of 1804 is asked in your examination, so what you will answer? नेपोलियन के बारे में आई थिंक यू नो, यस जानते हो, मिलिट्री डिक्टेटर, monarchy रिस्टोर किया था इसने। you studied he abolished the democracy and bring about monarchy in the France. ओके, और इसने जो है कि किस तरीके से अपने टेरिटरी, इफ यू विल लुक एट द फ्रांस, अगर आप देखें, ओके, Sir, we have map on the next page. You can explain from here. आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बनना मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रफ आइडिया है ना। तो दिस इज वर्ल्ड मैप। तो इस वर्ल्ड मैप में ये अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? ये यूरोप है, आपका रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहीं पे जापान होगा। आपने मैप किया भी होगा 9th में अगर पढ़ा है एक्चुअली, तो अफ्रीका है, अमेरिका है, यस सर, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन है, यहाँ का पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इंडिया पहचान रहे हो ना इंडिया, तो यूरोप की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ये फ्रांस मान के चलें तो इस तरीके से कैसे एक्सपैंड होता है थ्रू आउट द यूरोप, वही हमें देखना है। तो नेपोलियन ने क्या किया, धीरे धीरे अपने टेरिटरी को, अगर ये फ्रांस है तो धीरे धीरे आसपास के टेरिटरी को क्या करना शुरू किया, एक्वायर करना शुरू किया। उसके टेरिटरी की ग्रुप थी जो धीरे धीरे अपना क्या कर रहा था, टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा था। इन हिटलर केस ऑल्सो, इफ यू हैव स्टडीड, if you had done Hitler's chapter thoroughly, you might have aware of the term Lebensraum. Lebensraum आपने एक टर्म पढ़ा होगा, पढ़ा है, मोर लिविंग स्पेस, ठीक है, चलिए मोर लिविंग स्पेस। तो यहाँ पे से जो है कि उसने अपने क्या किए थे, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड किए थे, नंबर ऑफ टेरिटरीज ही एक्वायर्ड। और टेरिटरीज जब इसने एक्वायर्ड किया था तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, टेरिटरी में डिफरेंट, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम। पहली बात करेंसी, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग करेंसी की प्रॉब्लम, वेट एंड मेजरमेंट की प्रॉब्लम, यहाँ पे वेट कुछ और, मेजरमेंट कुछ और है, वहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट कुछ और है। तो डिफरेंट लोकेशन, वेट एंड मेजरमेंट क्या थे, डिफरेंट थी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी इसको नेपोलियन ने दो तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व किया, ठीक है, दो चीज़ें इसने की, ठीक है। एक जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एडमायरेबल है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है, हम लोगों ने बहुत एडमायर किया। और एक है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल में वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, विल कम टू।
तो सिविल कोड हम देखते हैं, ये सिविल कोड उस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज का एक पार्ट है। ओके, तो प्रिविलेज बाय बर्थ, प्रिविलेज बाय बर्थ, इसको क्या किया इसने, अबॉलिश कर दिया, दैट नो प्रिविलेज ऑफ बर्थ विल बी गिवन। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, he said that equality before law will be implemented and secured right to property, secured here right to property, that if you have a property then you will have a right to property. Okay, so all these things he did particularly in France. ठीक है, यही 3 कोड हैं इसके में फ्रांस में। और फिर उसके बाद इसने अपने कोड को इसके साथ साथ और भी कोड बनाए जो कि अपने कॉलोनीज में उसने क्या किया, कॉलोनीज में एक्सटेंड कर दिया, डच रिपब्लिक एंड ऑल। ठीक है, तो वहां पे देखोगे तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए इसने, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। गिल्ड क्या होता है, एसोसिएशन। ठीक है, मार्केट में एसोसिएशन, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया इसने, रिमूव कर दिया। सर्फडम एबॉलिश कर दिया, दास प्रथा, भूदास वाले प्रथा को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। वेट एंड मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, करेंसी सिंगल करेंसी, रिड्यूस्ड करेंसी कर दिया। तो बहुत सारे ये इसी तरीके से इसने चेंजेस लाए जिससे कि लोग बहुत खुश हुए। लोगों को लगा कि लोग, अब जो प्रॉब्लम थी ये मैंने बताई यहाँ पे ट्रेड करने वाली, तो प्रॉब्लम आपको मैंने बताई ट्रेड करने वाली, वो ट्रेड करने वाली प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेड हो जा रहा है अच्छे से, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहता था। वो ऐसी चीज़ों को सॉल्व क्यों करना चाहता है, इन ऑर्डर टू रूल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आ रही है, रूल नहीं कर पा रहा है ठीक से। बट यहाँ के लोगों ने स्टार्टिंग में क्या समझा कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही इज़ अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी एंड ही विल प्रीच, ही हैड ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस ओवर हियर। ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। बट लेटर ऑन दे रियलाइज, अरे ये सब तो अपने लिए ही कर रहा है, ये हमारे लिए तो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स और पीजेंट्स को कि ये हमारे लिए कर रहा है, बट ही इज एक्चुअली डूइंग ऑल थिंग्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। समझ में आ रही है बात आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए, नो सर। तो हार्बिंगर ऑफ Your right to property का मतलब क्या है, वही तो और एक्सप्लेन कर दीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये था कि प्रॉपर्टी पे राइट टू प्रॉपर्टी मीन सपोज इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी देन यू विल हैव द वेरी राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था, एनक्रॉच कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था, बट ऐसा नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी तो आप ही के पास रहेगी। इसने सिक्योर कर दिया, इफ यू पोजेस प्रॉपर्टी देन इट्स योर प्रॉपर्टी, नो वन विल टेक अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ओके। Yes, sir. So now, who will read next? Who is next over here? Mary. What's your name? Aryan. आर्यन, आप शायद अभी पढ़ रहे थे ना? Yes, sir. हाँ, वेट करिए, मैं देखता हूँ और बच्चे कौन हैं जो कि नहीं पढ़े हैं अभी और पढ़ना चाहते हैं। हिमानी, am I Yes, audible? sir. Yes, sir. रीड करो बेटा। Okay, sir. May I start, sir? Yes, yes, sure. Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reformers that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, Underline. he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did Underline. away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and Underline. manorial dues. In the towns, too, guild Guild. restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a newfound freedom.
Businessmen and the small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from a region to another. However, in the areas वेट ये सारी चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. ओके, कंटिन्यू। However, in the areas concerned, the reaction of the local populations to French rule were mixed. Initially, in many places, such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like You are not audible, Himani. However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places, such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as artisans of liberty. But the initial enthusiasm turned to hostility अंडरलाइन करो निशा। as it became clear that the new administrative arrangements did not fulfill national politics, increased taxation, censorship, forced अंडरलाइन। conscription. So politically, as I told that in political arena, in political field, he did not change anything. He did nothing in a layman term. Okay, he did nothing. The political way of working showed, okay, that he was working for himself only, not for the people. अब उसमें देखा गया कि what he did in political way, तो he increased taxation, censorship, ठीक है? You might be knowing what is censorship. Okay, I think all are aware of this. Censorship जानते हो ना? Censorship जानते हो ना? अरे भाई आप लोगों के फुल मार्क्स रहे हैं सोशल में in this way. Yes, sir. Yes, sir. What is censorship? बताइए। Censorship like is the control on the information that is published in newspapers or Media, provided different through media movies. channels. Media Yes, sir. channels. Media. ओके तो सेंसरशिप तो ये क्या किया इन्होंने सेंसरशिप को बढ़ाया ठीक है कॉन्स्क्रिप्शन जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूटमेंट किया लोगों का ठीक है ये सब करने का कारण क्या था ये पर्टिकुलरली आर्मी में लोगों क्यों इंक्लूड कर रहे थे तो पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे ठीक है तो जितने भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे वो सारे क्या हो गए आउटवेट हो गए कोई रिलेवेंस नहीं रहा लोगों ने फिर इनको सपोर्ट नहीं किया अब देखो ये जो पिक आपको अगर दिख रही है तो इस पिक में बैटल ऑफ लिप्जिग हुआ था 1813 में ये टेरिटरी हार रहे हैं और कैसे इनके बैग में से एक एक टेरिटरी वो गायब हो रही है वही दिखा रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पिक हाँ यहाँ से पिक जरूर आएगा पिक दे देंगे और बता देंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक ठीक है तो सर एक बार बता देना इसका एक बार फिर से इसमें इस पिक में नेपोलियन क्या कर रहा है टेरिटरी लूज कर रहा है ठीक है बैटल ऑफ लिप्जिग हुआ था 1813 में बिफोर बैटल ऑफ वाटरलू ठीक है तो एक एक लेटर जो गिर रहे हैं वो एक तरीके से वो टेरिटरी लॉस कर रहा है ओके ठीक सर है ये वाला भी आज देख लेना आप लोग ठीक है ये सब आप टेक्स्ट वगैरह भी करते रहिएगा साथ साथ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अब आते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अब कैसे नेशनलिज्म यूरोप में आता है ठीक है here you will find some examples which is related to the empire ruling over Habsburg ruling over Austria and Hungary that empire is known as Habsburg empire okay it was a very big empire ठीक है ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा मतलब आज के डेट में two different countries ठीक है earlier it was clubbed into one empire ठीक है known as Habsburg empire अब देखते हैं कैसे इसमें लोगों के अंदर डिफरेंसेस थे कैसे लोगों को इस पैच वर्क में रखा गया था ठीक है हम लोग यही सब समझेंगे पहले ऐसे हुआ करता था जो मल्टीनेशनलिस्ट डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बहुत सारे जो है आज के डेट में इंडिपेंडेंट नेशन को क्लब करके एक साथ रखते थे ठीक है पहले इंडिपेंडेंट नेशन जो थे टेरिटरीज थे जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग वेशभूषा है ठीक है
तो वो एक दूसरे से कोई कॉमननेस नहीं है, बट स्टिल दे वर इन द सेम एम्पायर, ठीक है। तो इसी तरीके से मल्टी नेशनलिस्ट डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, और बट एक एक करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवोल्यूशन हुआ और लोग एक एक निकल के उसमें से क्या बनते गए, नेशन स्टेट बनते गए। तो इसमें आज के डेट में जो देख रहे हो, इसमें देखोगे तो जर्मनी इटली जब आप पढ़ते हो नेशन स्टेट है, पहले छोटे छोटे किंगडम्स में होते थे, डचीज एंड कैंटन, छोटे स्मॉलर किंगडम्स को कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपको मुझे बताना ही है। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। Shall I run this? Yes, sir. Yes, sir. क्या बता रहा था आपको? आज के डेट में ये नेशन स्टेट है, ठीक है। पहले क्या है, एक ही एम्पायर के अंडर में थे। इनमें क्या कॉमननेस था कि इनका एम्परर क्या है, सेम एम्परर। इनकी लैंग्वेज अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, इन दोनों में इनमें कोई कॉमननेस नहीं है। लैंग्वेज ए, लैंग्वेज बी, सी, ऐसे डी, ओके, कोई कॉमननेस नहीं है, बट कॉमननेस सिर्फ क्या है, इनका एम्परर सेम, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में बताया जाएगा। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो एम्पायर था, जो रूल कर रहा था, उसका नाम क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या नाम था उसका, हैब्सबर्ग एम्पायर। ये किस तरीके से ये रूल कर रहा था, ठीक है। हम देखते हैं इसमें जो कितने डिफरेंट रीजंस थे जो इसमें इंक्लूडेड थे, किस कैसे एरिस्टोक्रेसी अपनी जो है भाषा बोलती थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखेंगे। एरिस्टोक्रेसी आप जानते हो ना, नोबिलिटी, देखो नोबेल, एरिस्टोक्रेट्स एंड एलीट, यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगर यूरोप में फिर से मैं बना के देखूँ तो ये भी याद रखिएगा, ये सेंट्रल यूरोप, ये ईस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। यहाँ पे अभी आप पढ़ोगे वास्ट ई स्टेट्स वगैरह हैं, बड़े बड़े जमीन जायदाद हैं, वास्ट ई स्टेट वगैरह हैं। सर्फडम यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सर्फडम जानते हो ना, भूदास की प्रथा। और यहाँ पे वेस्टर्न में भी सर्फडम क्या होता है? भूदास। वेस्टर्न में साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भी तो हालांकि स्टेट्स वगैरह थे, ठीक है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन took place in western part of the country, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भी मैं डिस्कस करूँगा ये सारी चीज़ें अभी, ठीक है। 1730s एंड ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। आपको याद है ना, 1750s, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, पढ़ा है ना। यस सर। मैनचेस्टर, लिवरपूल, ठीक है। तो रीड करिए, देन आई विल एक्सप्लेन। Who was reading earlier? हिमानी पढ़ रही थी। Yes, sir. Apart from Himani, who else would like to read? मैं आए नाम बताइए जिन्होंने रीड ना किया। कर लिया सर रीड। हिमानी, अदिति नहीं पढ़ा है, हिमांशु यादव ने नहीं पढ़ा है, चौधरी एम.के. तोमर इन्होंने नहीं पढ़ा है। तो पढ़ा है सर, आर्यन है मेरा नाम। अच्छा, आपके नाम आर्यन है, ठीक है। बाकी सभी ने पढ़ लिया। अनुराग ने नहीं पढ़ा है। अनुराग, आपने पढ़ा है? No, sir. चलो पढ़ो। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there are no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories.
Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which people deserved. They did not see Yeah, themselves. underline कर लेना. Duchies, cantons. They did not. They did not themselves as sharing a collective identity or common culture. Often, they even spoke different language and belonged to different ethnic groups. We have Underline करो. ये we सब have बता दिया है. yes sir. We have the empire that ruled over Austria and Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and substantial land, as well as Wait. It included Alpine region, the Tyrol, Austria and Sudetenland. ठीक है, ये अल्पाइन रीजन है. अल्पाइन आप जानते हो ना, टाइगा, टुंड्रा, अल्पाइन. क्लियर है जियोग्राफी. तो वहाँ का टायरॉल, ऑस्ट्रिया और सडेंटेनलैंड रीजन जो अल्पाइन रीजन में था वो इंक्लूड करता था. बोहेमिया, इट इज ऑल्सो रीजन. अब इस बोहेमिया में ऑटोक्रेसी क्या बोलती थी, जो अरिस्टोक्रेट्स थे. अरे सॉरी, ऑटोक्रेसी कह रहा हूँ, अरिस्टोक्रेसी क्या बोलती थी, जर्मन लैंग्वेज बोलती थी. याद रखिएगा, बोहेमिया में कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, जर्मन. यस सर. बोहेमिया में जर्मन लैंग्वेज बोल रही है. ठीक है. लोम्बार्डी विनीशिया में इटली, लोम्बार्डी एंड विनीशिया. यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, इटली. हाँ, you can. it also includes the Italian-speaking province of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the Underline. other हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोल स्पीक करती है, मैग्यार. एक बार ये एनटीएससी में पूछा गया था. ठीक है, कि हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलती है, मैग्यार. और रेस्ट क्या बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज डायलेक्ट्स. ठीक है. गैलिसिया एक जगह है, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्या बोलती है, पॉलिश. गैलिसिया में क्या बोल रही है एरिस्टोक्रेसी, पॉलिश. कंटिन्यू. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people. अब देखो ये वेट, अब ये तो डोमिनेंट ग्रुप है, एरिस्टोक्रेट्स हैं जो कि रह रहे हैं थ्रू आउट हैब्सबर्ग एम्पायर. अब पीजेंट्स भी रहते हैं. ठीक है. जो पीजेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स जो पीजेंट्स थे वो नॉर्थ में रहते थे. ठीक है. नॉर्थ अगर आप ये रीजन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ में कौन रह रहा है, बोहेमियन एंड स्लोवाक्स. ठीक है. और स्लोवीन्स इन कार्नियोला एंड क्रॉट्स टू द साउथ. स्लोवीन्स कार्नियोला एक जगह है वहां पे रह रहे हैं, और क्रोट्स कहाँ रहते हैं, साउथ में. रोमांस टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया, जगह है ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया, वहां पे कौन रहते हैं, रोमन्स. रोमन्स, स्लोवाक्स, बोहेमियंस, these are actually different peasants, community of peasants who are living throughout this Habsburg empire. ठीक है. अब यहाँ पे ये हैब्सबर्ग एम्पायर थोड़ा सा इसलिए बताया जा रहा है to make you aware that how the multinationalist dynastic empire used to rule or used to work, है ना. उसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था ये, इसीलिए आपको बताया गया. मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत इसमें से याद रखें. ओके. Yes, sir. Such difference did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was a common elegance of the emperor. Elegance to the emperor, ये बताया था. There were so many differences. ठीक है. बट एक ही चीज थी कॉमन, जो क्या था, एम्परर उनका सेम. ओके फॉर एवरीवन. Yes, sir. यस सर. Sir. Yes, sir. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास अगर आप देखो, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास.
तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हाउ एरिस्टोक्रेसी यूज्ड टू बी देयर इन यूरोप। तो एरिस्टोक्रेसी अगर आप देखो पूरे यूरोप में बहुत कम है। पैसे वाले ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं। हाँ, यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स कम होंगे, ठीक है। और वो लोग डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। वो लोग जो है कि ऑफनली टाई अप विथ मैरिजेस, ठीक है। अब उनके क्यों नंबर्स हैं तो मैरिजेस आपस में होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग बहुत यूनाइटेड रहते हैं और ओवरऑल कंट्रोल करते हैं थ्रू आउट द यूरोप, ठीक है। और बहुत बड़े बंगले होते हैं, जमीनी जायदाद बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं यूरोप में। अब इसमें ये पढ़ोगे वही एरिस्टोक्रेट्स यहाँ पे क्या है, लार्ज ई स्टेट्स वगैरह हैं, वास्ट ई स्टेट्स, सर्फडॉम प्रैक्टिस होती है। पहले वेस्टर्न में भी होती थी, ठीक है। सेंट्रल के भी कुछ पार्ट्स में है, ठीक है। पहले वेस्टर्न में भी होती थी, बट वेस्टर्न में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। व्हाट हैपेंड, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तब यहाँ पे जब सपोज, अब एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पर्टिकुलरली एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री आके बस जाती है, ठीक है। क्या आके बस गई, इंडस्ट्री। और फैक्टर्स ऑफ, अभी क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तो आई थिंक यू नो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। पढ़ा है कहीं पे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नॉलेज एंड एंटरप्राइज का। कैसे, इंडस्ट्रीज है, लैंड मिला तभी वो इंडस्ट्री हुई, कैपिटल था तभी वो यहाँ पे सेटअप है। अब लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इसको दो तरीके की लेबर चाहिए। एक चाहिए अनस्किल्ड, तो वो आसपास के लोगों से मिले लेंगे, ठीक है, उनको अनस्किल्ड वाला काम कर लेंगे। स्किल्ड मोर और लेस बाहर से आते हैं। स्किल्ड मोर और लेस कहाँ से आते हैं, बाहर से, अलग अलग रीजन से आते हैं, वो काम करते हैं। अब जब स्किल्ड बाहर से आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे, अब मैंने सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात की है। हो सकता है यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 8, 10 कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे ओखला वाला एरिया है, ओखला जानते हो ना, दिल्ली में ओखला है। यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो गई, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, तो अब यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे जो लोग काम करने आएंगे उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो लोग अपने का मकान को रेंट पे देंगे। किस पे देंगे, रेंट पे। कुछ बेचेंगे, कुछ रेंट पे देंगे, तो लोग रेंट पे रहेंगे जो बाहर से आ रहे हैं। ओके, काम करके घर पे आएंगे, रेंट पे रहेंगे, खाना बनाएंगे, सो जाएंगे खा पी कर। तो यहाँ पे खाना बनाने में मुश्किल होगी क्योंकि वो बाहर से आए हैं, तो काम करके और खाना बना। हो सकता है अपने फैमिली को भी लेकर आए। किसको लेकर आए, फैमिली को, वाइफ, चिल्ड्रेन, फादर, मदर, इनको भी लेकर आए, ठीक है। और यहाँ पे फिर रहें। तो यहाँ पे जब रह रहे हैं तो जब फैमिली साथ में आएगी तो फैमिलीज की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब फैमिली आ गई तो सबसे पहले राशन की ज़रूरत है, ग्रॉसरीज की। तो यहाँ पे दुकानें खुलेंगी अब जो कि ग्रॉसरी से रिलेटेड होंगी, वेजिटेबल्स वगैरह, या तो फिर रिलायंस फ्रेश, ईजी डे, इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। ग्रॉसरी की समस्या सॉल्व होगी। अब एक वो बच्चा है छोटा सा, ठीक है, उसकी पढ़ाई करनी है, यहाँ पे भी उसी तरीके से, यहाँ पे भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो अपने अपने फैमिली को लेकर रह रहे हैं अब। तो अब इनके पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए, एक स्कूल खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे, फिर एक कोचिंग खुलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद पार्क खुलेगा, बच्चे शाम को क्या करेंगे, खेलने जाएंगे, पार्क चाहिए, पार्क खुल गया। फिर उसके बाद और क्या चाहिए, बच्चे बीमार हो गए, क्या हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया और ये कुछ भी डिजीज़। सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती ही है जब अर्बन एरिया होता है। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खुल गया, हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट एक तरीके से लग गया, जनसंख्या बढ़ रही है। प्रॉब्लम किसकी है कि लॉ एंड ऑर्डर की। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या खोल दिया, पुलिस स्टेशन खोल दिया, है ना। तो अब देखो धीरे धीरे क्या हो गया, पॉपुलेशन सर ये जगह अपग्रेड हो गई, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। क्या हो गया, अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन धीरे धीरे हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अर्बनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मिडिल क्लास यहाँ पे भी इमर्ज कर जाते हैं। तो जब मिडिल क्लास इमर्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनका क्या डिमांड होता है, चेंज इन सोसाइटी। पढ़ा है ना, सोसाइटी में हमेशा चेंज कौन लाता है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास होते कौन है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स, ठीक है। यही लोग होते हैं जो कि लाते हैं सोसाइटी में चेंज। वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ।
तो मिडिल क्लास ने कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे, ठीक है, मोनार्क को वर्क करना चाहिए। मोनार्क शुड नॉट हैव पोजेस एब्सोल्यूट राइट, दे शुड बी गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक नया डिमांड होता है जो कि धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप से, यहीं पे फ्रांस तो वेस्टर्न में ही है ना, यूरोप में देखो तो फ्रांस यही है ना वेस्टर्न में, सर। ठीक है। तो यही चेंज की बात होती है और फिर यहीं से बात आगे बढ़ती है। समझ में आया सभी को? ये जो कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की, ये समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब आते हैं अरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकल क्लास। कौन पढ़ेगा? बच्चा जो पढ़ना चाहेगा। अच्छा, पिछली बार कौन पढ़ रहा था अभी? सर मैं पढ़ रहा था। सभी बच्चों ने पढ़ लिया है ना? कोई बच्चा रह तो नहीं रहा है? सर अदिति रह रही है बस। अदिति रह रही है। हिमांशु रह रहा है। हिमांशु, हिमांशु यस सर। पढ़ो, रीड करो। सर मेरे पास बुक हिंदी में है। अच्छा, आपकी सोशल हिंदी में है? यस सर। तो जो भी मैं बताता हूँ समझ में आता है ना? यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर से शुरू करते हैं ऑर्डर। कौन पढ़ेगा? पहले किसने पढ़ा था? साहिल ने पढ़ा था। मैं। यस सर। मैं आए किसने कहा अभी? वो साइड में आए। आर्यन नहीं, पहले साहिल पढ़ ले फिर आर्यन पढ़ेगा। साहिल कंटिन्यू। Yes. The aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countrysides and also townhouses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made of the peasantry. To the west, the bulk of land was farmed by the tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. देखो, तो मैंने कहा कि बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। कहाँ पे? वेस्ट में। और ईस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग कैसी थी? वास्ट ईस्टेट्स। क्या मैंने ये बताया आपको? और सर्फडम प्रैक्टिस होता था, है ना? समझ में आया? यस सर। ये डिप्लोमेसी, ये टाउन्स, ठीक है, मैरिजेस, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। दे वर सोशली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, ठीक है, वो सब यूनाइटेड थे, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी हैं। तो इस पर एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और मेल भेज दीजिए, ठीक है। नोट्स बनाना आता है ना आप लोगों को? सिखाया है? यस सर। यस सर। नोट्स बनाइए और भेजिए। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सर आप एक बार बता दो थोड़ा नोट्स के लिए। नोट्स के लिए what you will have to write in case of notes, you have to write, suppose I share that prepare a short notes on this. So you will write that in aristocracy was a socially and politically very dominant group. Okay, they were united by a common way of life. They used to have a large estate, okay, townhouses. Okay, they spoke French for the purpose of diplomacy. Their families were connected through marriages. Okay, they were numerically a small group. That's all. Okay sir. सर मेल आईडी ऐसे लिखना है। I think I told you ना mail ID. सर आई जॉइन लेट। यस सर। चलो कोई बात नहीं। dikshit.rohan0001@gmail.com। यस सर। The next portion. Read it up. I'll continue. Yes sir.
In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states, it occurred only during 19th century. In its wake, new अंडरलाइन कर social लो. groups came. In its wake, new social groups came into being. A working class population and middle class is made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को. Yes, sir. ठीक है, मैंने ये बताया था आपको कि वेस्टर्न और सेंट्रल में क्या है, प्रोडक्शन फॉर मार्केट शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, और पर्टिकुलरली कहाँ से शुरू हुआ है, इंग्लैंड से शुरू हुआ. ठीक है, फ्रांस जर्मन में थोड़ा लेट हुआ, इंग्लैंड में हो गया पहले ही. ठीक है, फिर वर्किंग क्लास आते हैं, मिडिल क्लास जो सोसाइटी में क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं. मिडिल क्लास में जैसे प्रोफेशनल बिजनेस है, इंडस्ट्रीज. हालांकि ये सेंट्रल और ईस्टर्न में क्या होता है, बहुत लेट में होता है. वास्ट ईस्ट स्टेट्स मैंने भी लिखा ही है, वहाँ पे भी तो क्या हुआ, रेवोल्यूशन होगा तब यहाँ पे जैसे चेंजेस आएंगे. मैं ये वाली बात देखो फिर से रिपीट होगी, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हो गया तो ये खत्म है, ये अभी रिपीट होगी. इस तरीके की चेंजेस जो यहाँ पे आई हैं यहाँ पे भी आएंगी. कैसे आएंगे मैं भी बताऊँ. ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आया. मिडिल क्लास क्या चाहते हैं, नेशनल यूनिटी चाहते हैं, ये एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस चाहते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमने नए टर्म पे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर. ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है हम ये समझेंगे. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिबरलिज्म यहीं से आएगा, लिबरल नेशनलिस्ट. अच्छा, जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है वो बताएं, व्हाट वाज द वेरी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट. What was the very ideology of liberal nationalist? End of autocracy. और कोई आंसर? Equal rights for all. They need liberty. Liberty का मतलब क्या होता है, फ्रीडम. आई थिंक यू ऑल नो दिस. उनको लिबर्टी चाहिए लिबरल नेशनलिस्ट को. ठीक है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. तो लिबर्टी और फ्रीडम. ठीक है, तो विच काइंड ऑफ, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम कह लो एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट, और इसको कह लो इकोनॉमिकल. ठीक है, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल ये चाहिए इनको में. ठीक है, तो लिबरल नेशनलिस्ट विल से कि ऐसा एक नेशन स्टेट बनाओ, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम हो. पॉलिटिकल फ्रीडम आपका ऐसा हो कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने. पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट. गवर्नमेंट बने बाय कंसेंट. ठीक है, राइट टू वोट फॉर ऑल. आप पढ़े हो ना ये सब डेमोक्रेटिक रूल्स हैं. ठीक है, तो राइट टू वोट हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, ये सारी चीज़ें हो. ठीक है, पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्लियामेंट भी, हालांकि सब इंटर नहीं है. फिर ये सारी चीज़ें चाहेंगे पॉलिटिकल फ्रंट में. किस फ्रंट में, पॉलिटिकल फ्रंट में कौन चाहेंगे, लिबरल नेशनलिस्ट. फिर मार्केट. अब मैंने आपको पीछे अभी यही बताया कि डिफरेंट प्रिंसिपल, एक ही अंपायर है, उसमें अलग अलग रीज़न है. रीज़न ए बी सी डी ई एफ जी. तो इस रीज़न में करेंसी अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग. इस रीज़न में जो है कि कस्टम ड्यूटी अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग. तो एक ट्रेडर को जब वो चीज़ों को बेचना होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते थे.
क्या करने होते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। यहाँ से उसने सपोज उठाया सामान और यहाँ तक जाना है उसको इन रीजन से होते हुए, तो उसको क्या होते थे, उसको नंबर ऑफ टैक्सेस देने पड़ते थे। यहाँ पे गया तो एक टैक्स, यहाँ पे गया दूसरा टैक्स, तीसरा, 4, मतलब कस्टम ड्यूटी अगर टैक्स मान के चलें तो नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी ही हैज़ टू पे, ठीक है, व्हेन ही विल क्रॉस एवरी रीजन। तो दिस वाज अ कंसर्न। तो वो चाहते थे देयर शुड बी फ्री मार्केट, ठीक है, फ्री मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स क्या हो, फ्रीली मूव कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इंटरेस्ट। करेंसी भी अगर आज के डेट में देखो, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू गो इन यूपी, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, so if someone says that you will have to swap currency whenever you will cross any state boundary, then you will find definitely you will find difficulty. अब गांधी जी को आप कैसे भी इंडिया में घुमा सकते हो ना, कहीं पे भी जाओ, वही सेम करेंसी विल बी यूज। So this is what the people over here want. ठीक है, they also want the unification of market where there is only one currency. ठीक है, ये सब ऐसा क्यों चाहते हैं, ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ पे मार्केट वाले में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन का बनाया हुआ 39 कॉन्फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि इस कॉन्फेडरेशन में जर्मन कॉन्फेडरेशन, एक्चुअली इट्स फुल नेम इज जर्मन कॉन्फेडरेशन, 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो इसमें देखेंगे सेम यही चीज़, इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे हर एक बार एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में कस्टम ड्यूटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल होगा, एक मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ है, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जाना जाता है एल के नाम से, ठीक है, ये एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ है, तो ये अलग अलग जगहों पे जाओगे अलग अलग मेजरमेंट। अब आज के डेट में अगर आप देखो, अगर 1L मतलब अगर 1L है तो वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है, कहीं पे 55 सेंटीमीटर, कहीं पे 53 सेंटीमीटर, कहीं पे 56 सेंटीमीटर, 56.12, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजरमेंट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। अगर 1 kg आपसे कहा जाता है तो एक स्टैंडर्ड वेट है जो आप सभी लोग समझ जाते हो, 1 kg मीन्स 1 kg, 1000 ग्राम विल बी 1 kg, वो अक्रॉस इंडिया, ठीक है, या अक्रॉस वर्ल्ड सेम होगा 1 kg। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेड होगा उसके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ का एग्जांपल दिया गया है जिससे कि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो भी पढ़ा रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है, हिस्ट्री को आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसी तरीके से उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, हु विल रीड नाउ? आर्यन। Ideas. What is blue national stand for? Ideas of nationality in the early 19th century Europe. Wait, Aryan, I think there is a network issue with you right now. Anyone else who will like to read? Sir, may I? Yes, read. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. Underline. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual, of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution, and a representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. याद है आप सभी को नेशनल असेंबली वाला केस जिसमें कि
who are able to pay taxes, okay, of a 3 days laborer's wage, 3 days of labor's wage. will be allowed to vote. Okay, so it means, so active citizens, it means that men of property will have right to vote. वही सेम चीज है. Continue. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th centuries, different and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. During the 19th century, Underline करो सर. class. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities, confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. समझ में आ रहा है ये लाइन? वेट, ये लाइन सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं, कंटिन्यू. Duties were often levied according to the weight or measurement of the good. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a different length. An LA of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mainz, 55.1 centimeter. In Nuremberg, 65.6 centimeter. And in Freiburg, 53.5 centimeter. Such condition. Wait. समझ में आ रहा है ये सारी चीजें सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this what will be your homework today? आपका homework होगा that you will prepare a short notes on Frederick Sorio's painting. फिर आपका दूसरा homework होगा, दूसरा notes आपको बनाना है how French Revolution inspired the people in Europe for nation state building, for building up a nation state, ठीक है? और फिर third होगा आपका Napoleonic Civil Code, ठीक है? Civil Code of 1804. The fourth one होगा आपका aristocracy, short notes on aristocracy in Europe. फिर फिफ्थ होगा लिबरलिज्म, ठीक है? what do you understand by liberalism, okay? And what was the demand of liberal nationalists, what problems you can see in Europe. Means overall liberalism के ऊपर आपको लिखना था, ठीक है? आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, जहाँ तक पढ़ा सकते वहीं तक आपको इसको रखना है. इसमें हम लोग जो है ज़ोल्वेरीन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी. ज़ोल्वेरीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछो. No, sir. Whatever we No, sir. All good. समझ में आ रहा है जो भी पढ़ा रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, तो hope that you all will send your homework on my mail ID, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. We will continue with this. Thank you. Take care. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Sir.